सभी को नमस्कार। द साइकोलॉजी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हमारी शिक्षण अभिक्षमता यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की 4th क्लास है। ये सभी क्वेश्चंस हमारी आगामी परीक्षाओं जैसे कि सीटेट, एसटेट, केवीएस, एनवीएस आदि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि भय के कारण कोई छात्र अनुशासन भंग न करे, वह छात्र हमेशा उसकी याद करके कांप जाए, दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले, स्कूल भर में उसकी चर्चा हो। तो अनुशासन भंग करने मीन्स की जो डिसिप्लिन होता है उसको तोड़ना, अनुशासन भंग करना। तो अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड मीन्स की जो पनिशमेंट होती है ऐसा होना चाहिए कि दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले, मीन्स कि उसको ऐसी पनिशमेंट, इस टाइप की कोई पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि वो जो स्टूडेंट है वो अपने को सुधार ले, मीन्स कि वो उस गलती को रिपीट ना करे। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, फ्रांस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किंडरगार्टन स्कूल्स के बारे में। तो किंडरगार्टन स्कूल्स, इसके जन्मदाता फ्रोबेल फ्रेडरिक माने जाते हैं। ये जर्मनी के शिक्षा शास्त्री थे और इनका जन्म 1782 में हुआ था और मृत्यु इनकी 1852 में हुई थी। और ये पैस्टोलॉजी जो एक वैज्ञानिक थे उनके वो शिष्य थे। तो किंडरगार्टन का अर्थ है, किंडर मीन्स बच्चे और गार्डन का अर्थ होता है बाग या बगीचा। तो किंडरगार्टन का अर्थ होता है बालकों का बगीचा, मीन्स इसे बालवाड़ी भी बोल सकते हैं। और किंडरगार्टन स्कूल 6 से जो 8 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए होती है। वैसे आज के टाइम में तो स्कूल जो बच्चे होते हैं वो 3 साल की एज में ही प्ले स्कूल्स में डाल दिए जाते हैं, लेकिन जब फ्रोबेल फ्रेडरिक ने ये स्कूल शुरू किए थे तब 4 से लेकर 8 साल तक के बच्चों के लिए शुरू किए थे। ये छात्र आधारित स्कूल होते हैं और इसमें बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है ना वो खेल और गीत और उपहार मीन्स की जो उनके प्राइज होते हैं उसके माध्यम से दी जाती है। और फ्रोबेल पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अल्पायु बच्चों के लिए जो व्यवहारिक योजना बनाई थी। इन्होंने अपना पहला जो प्रयोग किया था वो 1835 में बर्गडाफ अनाथालय पर किया था और अपने खिलौनों से भिन्नता व्यक्त करने के लिए, मतलब कि काफी तरह के खिलौने होते थे तो उनमें जो अंतर बताने के लिए उन्होंने मेधा और सहायक साधनों को व्यापार का नाम दिया। ये भी पूछा जा सकता है कि मेधा क्या होता है, तो जो मेधा गिफ्ट के नाम से इसको जाना जाता है। और मेधा गिफ्ट में जो आते हैं वो है मिट्टी और लकड़ी का काम बच्चों से कराया जाता है और कागज से वस्तुएं बनाना, रेखाएं मिलाना, मीन्स कि उनको जो डॉट्स बना के दिए जाते हैं और फिर वो उनको मिलाने होते हैं। और सिलाई कढ़ाई उसमें आती थी, बुनना, मोती पिरोना, तो ये सब मेधा गिफ्ट में थे जो आते थे। मतलब कि बच्चों को खेल खेल में गीतों के माध्यम से सिखाना, मतलब कि कोई भी एक्टिविटी उनको खेल खेल में और गीतों के माध्यम से, पोएम्स के माध्यम से सिखाना। और उपहार द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, मीन्स कि उनको उनकी एक्टिविटीज पे उनको प्राइज मिलता था तो बच्चे और ज्यादा मोटिवेट होते थे। तो किंडरगार्टन जो स्कूल थे सबसे पहले जर्मनी के ब्लैकेनबुर्ग में खोले गए थे। उसके बाद 16 और जो स्कूल थे इस टाइप के वो खोले गए, लेकिन फिर इनमें संशोधन के बाद 20वीं शताब्दी में मोंटेसरी स्कूल विकसित हुए। तो ये है हमारे किंडरगार्टन स्कूल्स। तो किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले जिस देश में खोले गए थे वो है हमारे जर्मनी। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, साहित्य पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना, वार्तालाप करना। तो भाषा सीखने मतलब कि जो लैंग्वेज सीखने का जो प्रभावी उपाय है वो है हमारा वार्तालाप करना। हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं तभी तो एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ पाते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, वार्तालाप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अध्यापक के उपदेशों की, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ाने की, धार्मिक शिक्षा की। तो जो छात्रों के चरित्र निर्माण
में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका जिसकी होती है वो होती है स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। चरित्र निर्माण यानी कि कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभव को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है? भ्रमण विधि, प्रोजेक्ट विधि, भाषण विधि, पाठ्यपुस्तक विधि। तो शिक्षण विधियों में से जो विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है वो होती है हमारी भ्रमण विधि। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, भ्रमण विधि। हम घूमेंगे फिरेंगे, दुनिया देखेंगे तभी तो हमें पता चलेगा। तो उसके हिसाब से जो वास्तविक अनुभव, जो मतलब कि हम प्रैक्टिकली करके जो प्रैक्टिकली हमारे जो अनुभव होते हैं उसके द्वारा हम ज्यादा सीखते हैं। तो शिक्षण विधियों में जो विधि वास्तविक अनुभव को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम होती है वो होती है हमारी भ्रमण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है, ये सभी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा के बारे में कि हमारी ये होती क्या है, निशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है, या ये सभी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा के बारे में कि ये हमारी होती क्या है, किस टाइप की शिक्षा होती है हमारी। निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम को आरटीई के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि राइट्स टू एजुकेशन। इसमें 6 से जो 14 वर्ष के बच्चों होते हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी होती है। मतलब कि हमारी गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि जो इसमें जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। तो भारतीय संसद द्वारा 1 अप्रैल 2009 में एक शिक्षा संबंधी विधेयक पारित किया गया जो निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2009 कहलाया। संविधान के अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। इसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा सभी नागरिकों का मूल अधिकार बना दिया गया। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि निजी स्कूल यानी कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनमें 6 से जो 14 साल के बच्चे हैं उनको उनमें 25% जो गरीब बच्चे हैं उनको मुफ्त पढ़ाने होंगे उन्हें। तो इन बच्चों से फीस वसूलने पर 10 गुना जुर्माना होगा और अगर वो स्कूल जो प्राइवेट स्कूल होते हैं अगर इस शर्त को नहीं मानते तो स्कूल की मान्यता रद्द हो सकती है। और मान्यता रद्द होने के बावजूद भी अगर वो स्कूल वो लोग जो जिनके वो प्राइवेट स्कूल हैं वो चलाते हैं तो 1 लाख का जुर्माना और इसके बाद जो रोजाना का 10,000 रुपए जुर्माना लगेगा। तो ये है हमारी निशुल्क एवं अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा। तो निशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। तो निशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप हमारी ये सब चीजें हुई हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? डाल्टन, जॉन डेवी, फ्रोबेल, एनी बेसेंट। तो जो हमारे नर्सरी स्कूल हैं उनकी शुरुआत जिन्होंने की थी वो है हमारे फ्रोबेल। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, फ्रोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है। यह विचार किसका था? रूसो, मरिया मॉन्टेसरी, मैकडूगल, टीपी नन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभिरुचि के बारे में। अभिरुचि यानी कि एप्टीट्यूड या आप इंटरेस्ट कह सकते हैं। अभिरुचि जो है वो एक ऐसा मनोवैज्ञानिक शब्द है जो व्यक्ति की वर्तमान परिस्थितियों और विशेषताओं के आधार पर यह भविष्यवाणी करता है कि व्यक्ति टेस्ट के बाद किस विषय या क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा। मीन्स जैसे कि किसी व्यक्ति का टेस्ट लिया जाता है तो उसकी बेस पे यह अंदाजा लगाया जाता है कि जो बच्चा है, जो व्यक्ति है, वो किस एरिया में और किस फील्ड में सफलता हासिल करेगा या किस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट होगा। जैसे कोई बच्चा है जो कि आर्ट ड्राइंग में बहुत अच्छा है, तो हम जो उसका टेस्ट लेते हैं तो उसके बेस पे हम बोलते हैं कि ये बच्चा जो है आगे जाकर आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छा कर सकता है। तो ये होता है हमारा अभिरुचि यानी कि इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड। तो शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है। ये विचार जिसका था वो है हमारे टीपी नन। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, टीपी नन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे। मदरसे, आश्रम, गुरुकुल, मकतब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आवासीय स्कूल्स के बारे में कि आवासीय स्कूल ये होते क्या हैं, किस टाइप के स्कूल होते हैं। आवासीय स्कूल मतलब रेजिडेंशियल। इन स्कूल की स्थापना एसटी चिल्ड्रन जो होते हैं, एसटी चिल्ड्रन यानी कि अनुसूचित जनजाति के जो बच्चे होते हैं उनके लिए की जाती है, ताकि वे ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में रहते हुए भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। इन स्कूलों का मुख्य उद्देश्य सिर्फ स्कूली शिक्षा देना नहीं होता, बल्कि अनुसूचित जनजाति के जो बच्चों का वो सर्वांगीण विकास करना भी होता है। तो ये होते हैं हमारे आवासीय स्कूल। तो आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे, वो थे हमारे गुरुकुल। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुरुकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत में स्त्री शिक्षा के महान समर्थक थे। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, कार्वे, अरविंदो। तो भारत में स्त्री शिक्षा यानी कि जो लेडीजों को शिक्षा के एक महान जो समर्थक थे वो थे हमारे कार्वे। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? उनका अपना चेतन मन, उनका पर्यावरण, उनके माँ बाप, अध्यापक। तो बच्चों का जो सबसे पहला अध्यापक होता है वो होता है उनके माँ बाप। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, उनके माँ बाप। बिकॉज जो माँ बाप होते हैं, बच्चा सबसे पहले किसके टच में आता है? अपने पेरेंट्स के टच में ही तो आता है। स्कूल तो वो बाद में जाता है, स्कूल में जाता है तब उसको टीचर का पता चलता है। उससे पहले तो वो अपने घर में ही तो रहता है, घर के लोगों से घुलता मिलता है। तो बच्चों का जो प्रथम अध्यापक होता है, पहला जो अध्यापक टीचर होता है वो होता है उनके माँ बाप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शिक्षण का कार्य हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति के बस का नहीं है। पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, बहुत से शिक्षक भी नहीं कर पाते। तो शिक्षण का जो कार्य है हर व्यक्ति के वश में नहीं होता। मीन्स कि हर व्यक्ति शिक्षण या शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता। ये सबकी अपनी मेंटल जो अभिक्षमता होती है, उसकी जो मेंटल कैपेसिटी होती है उस पे बेसिस होती है चीजें। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हर व्यक्ति के बस का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सीखने का मुख्य तत्व है सीखने की इच्छा, अनुकूल परिवेश, प्रेरणा, ये सभी। तो सीखना मतलब किसी चीज को सीखने, लर्निंग मीन्स सीखने का जो मुख्य तत्व होता है वो है हमारा ये सभी। मतलब कि सीखने की इच्छा मतलब हमारे अंदर इंटरेस्ट होगा, इच्छा होगी तभी तो हम किसी चीज को सीख पाएंगे। अनुकूल परिवेश मतलब जो माहौल होता है उसी बच्चे के अकॉर्डिंग, व्यक्ति के अकॉर्डिंग जो माहौल होता है उसी के बेसिस पे तो अच्छी तरह से सीख पाएंगे किसी चीज को। प्रेरणा जो मोटिवेशन होता है,
अगर किसी चीज की से प्रेरणा नहीं मिलेगी हमें कि भाई हमें ये चीज करनी चाहिए तो इससे ये होगा, तो हम उस चीज को अच्छे से नहीं सीख पाते। तो सीखने का जो मुख्य तत्व है वो हमारे ये सभी। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, व्यवहारिक मनोविज्ञान, ये सभी। तो एक जो अच्छा टीचर होता है, तो अच्छे टीचर को जिसका ज्ञान होना चाहिए वो होते हैं ये सभी। मीन्स की शिक्षा मनोविज्ञान का भी, बाल मनोविज्ञान का भी और व्यवहारिक मनोविज्ञान का भी। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डेवी के अनुसार शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है, व्यक्तिक आवश्यकता है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, सैद्धांतिक आवश्यकता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेवी के बारे में। जॉन डेवी इनका पूरा नाम है। ये प्रयोजनवाद के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने प्रोग्रेसिव स्कूल की स्थापना की थी शिकागो में, और जॉन डेवी को यूएसए का जनसंख्या शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता माना जाता है। 1859 में इनका जन्म हुआ था और बर्मार्ड एड विश्वविद्यालय में मात्र 19 वर्ष की जो इनकी एज थी उसमें इन्होंने बीए किया था, और सबसे अधिक नंबरों से इन्होंने बीए किया था। इनके प्रयोग केवल सैद्धांतिक ही नहीं थे, बल्कि इन्होंने स्वयं प्रयोग किए थे अपने 6 बच्चों पर। उन्हीं के बेसिस पे उन्होंने ये वेरीफाई किया था कि, और करके सीखने के ऊपर इन्होंने प्रोग्रेसिव स्कूल्स की स्थापना की थी। मतलब कि पहले किसी चीज को करके दिखाओ जो हम कर रहे हैं, और उसकी बेसिस पे जो उनका रिजल्ट आता है उसकी बेसिस पे। तो इनके अनुसार शिक्षा जो है वो एक अनिवार्य सामाजिक गतिविधि है। हम आजकल अगर समाज में प्रगति लाना चाहते हैं ना, तो उसमें शिक्षा का स्थान जरूर लाना पड़ेगा। इनके अनुसार अनुभव की पुनर्निर्माण में पुनर्रचना का क्रम, मीन्स की जो आपने पहले से अनुभव कर रखा है, जिससे अनुभव का सामाजिक महत्व और बढ़ जाता है। शिक्षा जीवन की तैयारी न होकर स्वयं जीवन है। मीन्स पहले जो कई विचारक वो मानते थे कि जैसे कि वास्तव में शिक्षा ही जीवन नहीं है, आप शिक्षा के बाद जो कठिनाइयां आएंगी और आपके जीवन में अगर उनका आप निराकरण और कठिनाइयों को जो सॉल्यूशन नहीं कर पाते तो आपकी शिक्षा बेकार है। अगर आप कर पाते तो तभी आप सही मायने में शिक्षित हैं। और इनके अनुसार शिक्षा बालक के लिए है, शिक्षा बालक के लिए, बालक शिक्षा के लिए नहीं होते। तो मीन्स इन्होंने बच्चे को केंद्रित करने पर ज्यादा जोर दिया। और इनके अनुसार शिक्षा लक्ष्य उन्मुख, मीन्स की जिसका कोई लक्ष्य हो वैसी होनी चाहिए। इनके अनुसार ऐसा वातावरण माहौल क्रिएट किया जाना चाहिए ताकि सभी बच्चे सामाजिक सहयोगी गतिविधियों में अपना योगदान दे सके। मतलब कि उनको इस टाइप से ट्रेन करना चाहिए, ऐसा माहौल देना चाहिए कि वो देखे भाई सबसे सहयोग करना चाहिए, सबकी मदद करना चाहिए। तो ये है जॉन डेवी। तो डेवी के अनुसार शिक्षा एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, खेल के माध्यम से शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक है, रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है, समूह प्रवृत्ति को दबाती है? तो खेल के माध्यम से मतलब मीन्स की जो खेल, हमारे जो खेल होते हैं उनके अकॉर्डिंग, उनके हिसाब से जो होती है वो शिक्षा है हमारी मनोवैज्ञानिक है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मनोवैज्ञानिक है। खेल के माध्यम से शिक्षा मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन, खेल की शिक्षा, क्रियाशीलता पर जोर। तो शिक्षा की खेल विधि मतलब कि खेल विधि के माध्यम से जो हमें शिक्षा मिलती है वो शिक्षा की खेल विधि। तो शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है खेल क्रियाओं द्वारा सीखना। मतलब कि खेल में जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है ना खेल के अकॉर्डिंग वो। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पाठ योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो, ये सभी।
तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाठ योजना के बारे में कि हमारी ये पाठ योजना होती क्या है। तो पाठ योजना, एक शिक्षक एक पाठ पढ़ाने के लिए उसे छोटी छोटी इकाइयों में बांट लेता है। इसे प्रकरण कहते हैं और एक इकाई की विषय वस्तु को एक पीरियड में पढ़ाया जाता है और इस विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए जो एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाती है ना, या यूं कह लीजिए जो बनाई जाती है, उसे पाठ योजना कहा जाता है। पाठ योजना में शिक्षक अपनी विशेष सामग्री और छात्रों के बारे में जो कुछ भी जानता है वह उन बातों का प्रयोग सुव्यवस्थित ढंग से करता है और यह अध्यापक के लिए पथ प्रदर्शक और मित्र का कार्य करती है। पाठ योजना के माध्यम से शिक्षा में शिक्षण की क्रियाओं तथा जो एजुकेशन की सहायक सामग्री होती है उसकी पूरी जानकारी हो जाती है। तो ये होती है हमारी पाठ योजना यानी कि लेसन प्लान। तो पाठ योजना तभी सही बन सकेगी जब एक शिक्षक को छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो और शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो। मीन्स ये सभी। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अभ्यास से क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, याद होता है, गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। तो अभ्यास से मतलब कि जो अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस, अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस। तो अभ्यास से क्या होता है? वो होता हमारा ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः वे अनुशासन मानने लगते हैं, उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है, उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है। बी और सी दोनों। तो छात्रों के आवेगों का दमन मतलब कि जो उनको गुस्सा आ रहा होता है उनको कम करने से संभवतः, छात्रों के आवेगन का दमन करने से संभवतः वे उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है और उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? किलपैट्रिक, पेस्टालोजी, विलियम जेम्स, जॉन डीवी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रयोजनवाद के बारे में, प्रयोजनवाद की विचारधारा। तो जो प्रयोजनवाद मीन्स पैरामैग्नेटिज्म और प्रयोजनवाद जिसे अंग्रेजी में पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं, इस शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द प्रैग्मा से हुई है, जिसका सामान्य अर्थ है किया गया कार्य, व्यवसाय अथवा प्रभावपूर्ण कार्य। मतलब कि यह सिद्धांत यह मानता है कि कोई अगर प्रैक्टिकली वे में करके बताएगा ना तो यह इतिहास के भरोसे नहीं चलता। और जैसे कि इतिहास में ये बता दिया जाता है कि पिछले काल में ये सब हुआ था, और जो प्रयोजनवाद है उसमें वो प्रैक्टिकल बेस पे मानता है कि प्रैक्टिकली करके बताओ, तो वो होता है प्रयोजनवाद। इस प्रकार प्रैग्मेटिज्म का शाब्दिक अर्थ हुआ व्यवहारिक क्रिया या व्यवहारिक कार्य। इस विचारधारा का आशय यह है कि यदि कोई भी मूल्य विचार या सिद्धांत जिसे हम अपना रहे हैं उसकी अगर व्यवहारिक उपयोगिता यानी कि यूज है तो वह स्वीकार है, मतलब कि एक्सेप्टेबल है, और अन्यथा नहीं। तो प्रयोजनवाद का जो मानना यह भी है कि कार्य का मूल्य उसके द्वारा प्राप्त परिणामों के आधार पर आंका जा सकता है। मीन्स अगर रिजल्ट पॉजिटिव संतोषजनक है तो वो सही है, अगर नेगेटिव और असंतोषजनक है तो गलत है। और जो प्रयोजनवाद विलियम जेम्स के अकॉर्डिंग जो प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव और मनोवृत्ति है और वह विचारों की प्रकृति एवं सत्य का सिद्धांत है और अपने अंतिम रूप में यह वास्तविकता का सिद्धांत होता है। तो ये है हमारा प्रयोजनवाद। तो शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? वो थे हमारे विलियम जेम्स। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, विलियम जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे है?
डॉक्टर डाल्टन, पार्कहर्स्ट, किलपैट्रिक, पेस्टालोजी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाल्टन विधि के बारे में कि हमारी ये डाल्टन विधि होती क्या है। इस विधि के जन्मदाता एक अमेरिकन जो शिक्षा शास्त्री थी जिनका नाम था मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। इस विधि में कोई समय सारणी यानी कि टाइम टेबल नहीं होता और हर विषय की प्रयोगशाला होती है। इसमें स्टूडेंट्स यानी कि जो छात्र होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, मतलब फ्री होते हैं वो अपनी एक्टिविटीज को करने के लिए। इस विधि के अंतर्गत एक टीचर का काम जो है वो ये है कि वह अपनी अपनी प्रयोगशाला में जाकर पूरे साल भर के लिए एक मासिक कार्य योजना, मतलब मंथली जो कार्य योजना होती है वो तैयार करके देते हैं बच्चों को। और इसमें टीचर तभी परामर्श यानी कि अपनी कोई सलाह राय तभी देते हैं जब कोई स्टूडेंट उनसे स्वयं पूछने आता है। और साथ ही एक टीचर ये भी ध्यान रखता है कि कोई छात्र एक दूसरे की नकल तो नहीं कर रहा और या अपना जो टाइम, उन्हें जो टाइम दिया गया उस मासिक योजना के अंतर्गत जो उन्हें टाइम प्रोवाइड किया गया वो उसे यूं ही तो बर्बाद नहीं कर रहे। तो ये है हमारी डाल्टन विधि। तो शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय जिन्हें जाता है वो है हमारे पार्कहर्स्ट। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, पार्कहर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हार्वर्ड, स्पेंसर, पेस्टालोजी, डीवी। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक जिन्हें कहा जाता है वो है हमारे हार्वर्ड। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, हार्वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है? मैकेन, अरस्तु, रूसो, जॉन लॉक। तो बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक मतलब सबसे अच्छा टीचर वह है जो स्वयं बालक हो, मतलब कि जो वो खुद ही भी उन बच्चों के जैसा ही हो। तो यह कथन जिसका है वो है हमारे मैकेन। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है? बाहरी हस्तक्षेप, शिक्षण सामग्री का अभाव, शिक्षण के स्तर पर भ्रांति, कक्षा में शोरगुल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संप्रेषण के बारे में। संप्रेषण मीन्स कम्युनिकेशन या संचार। संचार या संप्रेषण मानवीय संबंधों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग होता है। शाब्दिक अर्थ के रूप में देखें तो संचार या संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो व्यक्ति परस्पर सामान्य रूप से सूचनाओं एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं। संचार में देशों के विनिमय एवं पारस्परिक समझ के निर्माण की एक प्रक्रिया होती है। मीन्स संचार संदेशों के विनिमय एवं पारस्परिक समझ के मतलब कि उनमें जो आपसी समझ होती है उसके निर्माण की, डेवलपमेंट की एक क्रिया होती है। और किसी संगठन में भी संचार यानी कि संप्रेषण की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संचार या संप्रेषण अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण है और यह शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से बना है जिसका अर्थ है कॉमन यानी कि सामान्य। तो इस पूरे रूपांतरण को देखा जाए तो संचार यानी कि संप्रेषण प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच की सामान्य समझ होती है। इस प्रकार संचार में प्रेषक प्राप्तकर्ता के साथ जो है सामान्य समझ स्थापित करना चाहता है उसे हम जो सामान्य समझ आपसी जो उनकी समझ होती है वो स्थापित करते हैं तो उसे हम कहते हैं संचार मीन्स कम्युनिकेशन मीन्स संप्रेषण। संचार, संप्रेषण, कम्युनिकेशन ये तीनों एक ही चीज है। तो कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है वो है हमारी शिक्षण के स्तर पर भ्रांति। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, शिक्षक के स्तर पर भ्रांति। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।